अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आगाज़ सफर सैफ अली पर मिडिल ईस्ट। आज आपको दिखाएंगे अरब सागर में आखिर हो ही गई भिड़ंत। अमरीकी जेट ने ईरानी ड्रोन गिराया, माहौल गरमाया। न्यूक्लियर मीटिंग की जगह बदलने की खबर, ईरान के प्रेशर में इस्तांबुल से ओमान पहुंची मेज, हिजबुल्लाह की सख्त वार्निंग, नईम कासिम बोले हथियार छीनना हमारा वजूद मिटाने की चाल, और मलबे के बीच वापसी की खुशी। रफा क्रॉसिंग होते ही गजा फिर अपने लोगों से भर रहा है। हेडलाइंस जितनी थी उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं इस शो की। समंदर में ईरान और अमेरिका की छोटी ही सही लेकिन एक टक्कर शुरू हो चुकी है। अमेरिकी फाइटर जेट ने एक ईरानी ड्रोन गिरा दिया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। अरब सागर में दोनों मुल्कों के बीच टकराव की पहली किस्त देखने को मिल गई है। अरब सागर के आसमान में कल रात एक बड़ा मिलिट्री टकराव देखने को मिला, जब एक अमेरिकी फाइटर जेट ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने इसे हेडलाइन बनाया। अमेरिका की मिलिट्री ने जो इसके बाद बताया, उसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उसके मुताबिक ईरान का ये ड्रोन उनके एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन की तरफ अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा था, जबकि ये जहाज ईरान के जुनूबी साहिल से करीब 500 मील दूर इंटरनेशनल वाटर्स में गुजर रहा था। बयान के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेज ने पहले हालात ठंडे करने की कोशिश की, लेकिन जब ड्रोन लगातार करीब आता रहा तो कैरियर से उड़ान भर रहे एक F-35C फाइटर जेट ने उसे सेल्फ डिफेंस में गिरा दिया। इस इंसिडेंट में किसी अमेरिकी जवान या इक्विपमेंट को नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सपोर्ट वाले एक्स हैंडल्स का दावा है कि इस इंसिडेंट के बाद ईरान ने निगरानी के लिए एक दूसरा ड्रोन इस इलाके में भेज दिया। इब्राहिम लिंकन के ऊपर फिलहाल माहौल गर्मा रहा है। कल रात ही हमने आपको बताया था दोस्तों कि हरमुज के दरिया में कल रात एक और तनाव भरा सीन बना, जहां अमेरिकी झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज के पास ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की 2 नावें, 2 स्पीड बोट्स और एक मुहाजिर ड्रोन पहुंच गए। और क्लेम किया जा रहा है कथित तौर पर अमेरिकी जहाज पर चढ़ने की उन्होंने वार्निंग दी और कहा कि जहाज रोको। अमेरिकी नेवी के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने दखल देकर उस जहाज को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। तब जाकर यह सीन थोड़ा सा इधर उधर हो पाया। यानी समंदर में अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, यहां हर मूव के साथ नसें तबी हैं। और सवाल यही है कि क्या ये छिटपुट भिड़ंत, ये छोटे मोटे झगड़े किसी बड़े टकराव की रिहर्सल बनती जा रही हैं? याद रखिएगा कि मौजूदा जो टेंशन ईरान और अमेरिका के बीच चल रही हैं, उनमें आए कल रात, कल शाम से और कल रात और आज सुबह तक ये जो 2 इंसिडेंट्स खुलकर आए हैं, ये सबसे बड़ी हलचलें हैं। अब तक किसी ने किसी का कोई मिलिट्री ऑब्जेक्ट मारकर गिराया नहीं था, अब गिरा दिया है। देखते हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिश चली है और दूसरी तरफ ये सब शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। मैं इसे बहुत ज्यादा हाहाकारी नहीं बनाऊंगा कि जंग शुरू हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसने धमकी तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया की तमाम खबरों का सोर्स अखबार है, वही ऑफिशियल बयान है, सरकारी बयान है, बाकी सब हवाई है। तो यहां जो है वो आपको बता दे रहा हूं। अगली खबर कहती है कि ड्रोन गिराया या मिशन पूरा हुआ, क्योंकि अमेरिका का दावा अलग है और ईरान ने उस दावे पर पलटवार कर दिया है। सुनिए, अरब सागर की टक्कर पर ईरान का वर्जन सामने आया, वो भी बताना जरूरी है। ईरान ने साफ कहा है कि उसका ड्रोन इंटरनेशनल वाटर्स में अपना मिशन पूरा करके लौट आया है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने उसे गिरा दिया है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी है फार्स। इसके मुताबिक ये पेट्रोल और सर्विलियंस ड्रोन इलाके में मिलिट्री मूवमेंट पर नजर रखने के रूटीन मिशन पर था और उसकी लाइव फुटेज ग्राउंड बेस तक ट्रांसमिट होती रही। तस्नीम से बात करते हुए एक सोर्स ने कहा कि ये शायद 129 ड्रोन था जो एक जनरल रिकॉन मिशन पर था और उसने अपना डेटा कामयाबी से कमांड सेंटर तक भेज भी दिया। ईरान के इस बयान के मुताबिक बाद में ड्रोन से कम्युनिकेशन जरूर कटा, लेकिन वजह की जांच चल रही है। यानी तेहरान सीधे तौर पर अमेरिकी शूटडाउन की कहानी को चैलेंज दे रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब वेस्ट एशिया में अमेरिकी मिलिट्री जमावड़ा बढ़ रहा है और ट्रंप बार बार धमकी भरी लाइन बोल रहे हैं, जबकि ईरान के टॉप कमांडर्स ये कह चुके हैं कि किसी भी गलत कदम का जवाब सीधा मैदान में मिलेगा। फिलहाल 2 पावर्स के नैरेटिव अब आमने सामने खड़े हैं और सच किस तरफ है ये शायद अगली भिड़ंत ही बताएगी। मीटिंग का पता बदलने की खबर भी आ गई है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस्तांबुल से ओमान पहुंच गई है ईरान और अमेरिका की बातचीत की मेज, और ये सब ईरान के धमकाने का असर बताया जा रहा है। आइए खबर को समझते हैं। जंग की आहट के बीच बातचीत की टेबल भी खिसक गई है। जो न्यूक्लियर टॉक्स पहले तुर्की में होने की चर्चा चल रही थी कि इस जुम्मे को होंगे, वो पता चला है अब एक रिपोर्ट आई है कि ओमान शिफ्ट होती दिख रही है। वो मीटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर फ्रेमवर्क उसकी शर्तों के मुताबिक नहीं हुआ तो वो इस बातचीत से पीछे भी हट सकता है, जिसके बाद लोकेशन बदलने पर रजामंदी बनी। यानी ईरान ने प्रेशर डाला लोकेशन बदलने के लिए।
दोस्तों, अब इजरायली अखबार भी अगर ऐसा ही लिखें तो ये पता चलता है कि ईरान अपनी शर्तों पर यह मीटिंग करने जा रहा है और बल्कि मीटिंग से पहले ही अपनी शर्तें मनवा रहा है। अरब सोर्सेस का कहना है कि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर फाइल पर बात चाहता है, जबकि अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल नेटवर्क को भी पैकेज में घुसाना चाहता है। मतलब रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को भी और मिसाइलों को भी असली रस्साकशी यहीं अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने मीडिएटर से कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और कुछ समझौते सोच भी सकता है, लेकिन एजेंडा उसकी रेड लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी इशारा दिया है कि जगह और टाइम कोई बड़ी बात नहीं, असली मसला कंटेंट है और मीडिया के शोर को बहाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अब निगाहें ओमान पर टिक गई हैं, जहां तय होगा कि ये मीटिंग जंग को टालेगी या सिर्फ अगला टकराव पोस्टपोन करेगी। देखेंगे हम भी। अब खबर लेबनान से। हिजबुल्लाह ने एक सीधी वार्निंग दे दी है और कहा है कि जो हथियार छीनने की चाल चली जा रही है वो दरअसल हमारा वजूद मिटाने की तैयारी है। लेबनान में तनानी के बीच हिजबुल्लाह के लीडर शेख नैम कासिम ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का डिसआर्म पुश निहत्था करने वाला जोर जो हम पर लग रहा है वो सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं बल्कि पूरे लेबनानी वजूद के खिलाफ एक प्लान है। इमाम मेहंदी की यौम पैदाइश की तकरीब में नैम कासिम ने कहा कि मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जमीन, हक और खुद अपनी मौजूदगी बचाने की लड़ाई चल रही है और बाहर से डाला जा रहा प्रेशर दरअसल सरेंडर करवाने की कोशिश है। कासिम ने कहा कि लेबनान के सामने दो रास्ते रखे जा रहे हैं, या तो कब्जे के खिलाफ खड़े रहो या फिर ताकत के इम्बैलेंस यानी असंतुलन के डर से हथियार डालकर अपनी हाकमियत और जमीन छोड़ दो। नईम कासिम के मुताबिक ताकत न्यूट्रल करने की दलील असल में रेजिस्टेंस को खत्म करने का बहाना है और अगर ये लाइन मान ली गई तो अगला कदम पूरे वजूद को मिटाने की तरफ जाएगा। सवाल अब यह है कि क्या लेबनान इस दबाव में झुकेगा या टकराव का रास्ता और सख्त होने वाला है? क्या होने वाला है? अब गजा का एक मंजर देखिए जहां इमारतें तो टूटी लेकिन लोग नहीं टूटे। गजा फिर अब अपने लोगों से रफ्ता रफ्ता भर रहा है। महीनों और सालों बाद जब कुछ लोग गजा में अपनी फैमिली से मिले तो मंजर ऐसा था जिसे देखकर दिल बैठ जाए। रफा क्रॉसिंग खुलने के 2 रात बाद जब ये नया जत्था वापस लौटा तो उन्हें गजा वैसा नहीं मिला जैसा वो छोड़ गए थे। इमारतें मलबा बन चुकी थीं और न जाने कितने लोग भी उन्हीं दीवारों की तरह जमींदोज हो चुके थे। इन लोगों की आंखों में आंसू थे, अपनी जमीन पर लौटने की खुशी भी थी और जंग में हुए नुकसान का बोझ भी था। ये सब एक साथ उमड़ पड़ा। समझ नहीं आ रहा था कि ये गम के आंसू थे या राहत के, लेकिन इसी मंजर में गजा के लोगों की असली ताकत भी दिखती है। जंग ने शहर को रेजा रेजा कर दिया, मगर लोगों का रिश्ता अपनी मिट्टी से टूटा नहीं। घर गिर जाए, बर्बाद हो जाए, फिर भी मालिक अपनी जमीन नहीं छोड़ता। वो वहीं रहता है और मौका मिलते ही वहीं लौटता भी है। गजा आज फिर यही कहानी दोहरा रहा है। टूटा हुआ शहर मगर लौटते कदम। और सवाल वही, क्या इस मिट्टी को कभी सुकून नसीब हो पाएगा? क्या इस मिट्टी को कभी उसका हक मिल पाएगा? एक दो खबरें यहां से जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक बड़ी खबर है लेकिन मैंने इसे जानकर छोटे तरीके से पेश करने की कोशिश यहां की है, जबकि मैं इस पे अलग से एक शो बना सकता हूं अगर आप चाहें। मुअम्मर गद्दाफी को आप जानते होंगे, एक शेर अरब लीडर जिनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगाकर उन्हें जेर कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के रूलर, उनके बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी को भी कल कत्ल कर दिया गया है और उनके बारे में अब खबर आई है कि उन्हें 4 लोगों ने आए थे बाहर से, उन्होंने गोलियां मारी क्योंकि ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे थे। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस के चीफ जो है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपना काम किया है। उन्होंने वार्निंग भी दी है और मजम्मत की है इजराइल जो है वो इलीगल सेटलमेंट्स मतलब नाजायज सेटलर्स की नाजायज बस्ती जायज फलस्तीनियों की जमीन पर बनाने की जो कोशिश चल रही है, इलीगल सेटलमेंट, उसमें जो है उसको लेकर इन्होंने वार्निंग दी है और उन्होंने ये कहा है कि इससे फिलिस्तीनियों की जो रियासत का ख्वाब है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दरअसल ये पूरे वेस्ट बैंक को यरूशलेम से बांटने की एक स्कीम है और इस नए टेंडर में 3401 नए यूनिट्स जो है हाउसिंग यूनिट्स पास किए हैं इजराइल ने। मतलब 3401 घर नाजायज सेटलर्स के लिए जो बाहर से आए और यहां उन्हें अब जमीन चाहिए तो फलस्तीनियों की जमीन कब्जा लो, फ्री में पड़ी है, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो उसको लेकर इन्होंने वार्निंग दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगन कल रियाद पहुंचे। हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस, उनसे बात हुई उनकी और ये कहा गया है कि अब इन दोनों की मीटिंग में सीरिया को लेकर भी फैसला हुआ है। सऊदी अरब और तुर्की मिलकर सीरिया की तामीर में, सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन में अब कोऑपरेट करेंगे, पैसा भी देंगे, इक्विपमेंट्स भी देंगे और बाकी चीजें भी मॉनिटर करेंगे। ये रजब तैयब अर्दगन ने खड़े होकर सऊदी अरेबिया में कहा है। एक और चीज जो इस मीटिंग में सामने आई वो ये कि सऊदी अरब की कंपनीज तुर्की से पैसा लेंगी क्योंकि सऊदी अरब की कंपनीज कुछ काम करेंगी तुर्की में। तुर्की ने $2 बिलियन की एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो है सऊदी अरब के साथ साइन की है।
सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर, सूरज से जो बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट होता है उसमें। तो इसमें जो है फिलहाल ये कहा है कि 5000 मेगावाट का एक तुर्की में प्लांट बनेगा और इसके अलावा जो है 2000 मेगावाट में जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सऊदी अरब की कंपनीज जो है वो तुर्की में ये प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाएंगी। सूडान से खबर है, सूडान के जो आर्मी के चीफ है उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक बहुत मेन शहर जो कि साउथ कुर्दफा में आता है वो है कादुगली, वहां पर आरएसएफ को खदेड़ दिया है और उस शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ऐसे ही हकीकत देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।